किया था हमने? शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखे थे। और नेक्स्ट फिर आपको कुछ काम दिया था क्या मैंने? चलो पहले कोई डाउट है उसमें? आवाज आ रही है वापिस? शांत। 10 मिनट तक चुप नहीं करवाने बैठूंगा मैं आप। बोलो फटाफट। सॉल्व एग्जाम्पल 11। एक मॉड्यूल निकाल। मॉड्यूल किधर तेरा? खत्म लोग मत बैठो यार, थोड़ा सही लोग बैठा। मॉड्यूल वॉड्यूल बुक बुक लाए ऐसे बैठो, वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ओए जल्दी। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 151। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 11। क्या दिया हुआ है? 3 rods are placed in form of equilateral triangle. Calculate the MI about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. और नंबर ऑफ साइड्स हमारे को 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को फाइंड क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? ये 3 रॉड से मिलकर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, हाथ ऊपर होना चाहिए। जब लिखना हो तब एक हाथ नीचे, अदरवाइज दोनों हाथ। फिर फटाफट हाथ ऊपर। ईमानदारी से खुद के साथ में धोखा नहीं करना। ऐसी मेरी क्लास, मेरे रूल, मेरी तो मैं अपनी मर्जी लगाऊं, यहाँ लगाऊं। लाइट देख ली जीवन का ज्ञान हो गया। चलिए अब ये देखिए, तीनों रॉड है, इसने क्या बनाया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। और इस प्लेन की क्या है? वो परपेंडिकुलर है। क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स उन्होंने बोला भी है कि मैं नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितना है? 3। ठीक है, अब यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है हमारे। एक चीज बताइए, ये रहा तीनों रॉड का क्या करो? आपको सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अबाउट O पॉइंट के अबाउट एक्सिस जो है, अबाउट O पॉइंट। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब उसके बाद में दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। या लोगों को एक चीज लगता है कि सर इसका सेंटर ऑफ मास तो वो सेंटर पे होगा 2/3 ले लेते हैं, लेकिन याद रखना है वो क्या होना चाहिए? प्लेट होना चाहिए। ये प्लेट नहीं है, ये क्या है हमारे? हाँ, सिर्फ रॉड दिया हुआ है। सिर्फ क्या दिया हुआ है? ये रॉड दिया है। यहाँ पे एक चीज समझना है, ये पूरा प्लेट नहीं है, 3 रॉड से मिलकर बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? I1, I2, I3, लेकिन ये जिन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो हमेशा किसके अबाउट होने चाहिए? सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है। वो पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, तो I1 भी किसके अबाउट होना चाहिए? About axis passing through O and perpendicular to its plane. About axis passing through O and perpendicular to its plane. About axis passing through O and perpendicular to its plane.
क्लियर। अब इस 4 के अबाउट रॉड 1 का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमें याद आया कि जब भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास ना हो तो हम क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, x। क्लियर। और ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास P1। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का क्या होगा, ml²/12। कोई कंफ्यूजन? यहाँ से मुझे I1 क्या मिला, ICM प्लस mhx² हो गया, ICM हो गया ml²/12 प्लस mx²। क्या ये तीनों में सेम ही आएगा क्या? अरे यशो, तीनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा? सेम ही आने वाला है। तो इंटू 3 कर दूं क्या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 3 इंटू I1 मतलब 3 इंटू ml²/12 प्लस mx²। यहाँ तक बढ़िया चल रहा था हमारा। x मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, l/2। क्लियर है। ये ट्राइंगल जो है वो कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये जो लाइन है हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। उसको कट करने वाली लाइन कितना हुआ, 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ से x आराम से निकाल पाएंगे। ये एंगल कितना बन चुका है, 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का ये l/2 है, ये तुम्हारा x है। तो क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन l/2। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3 x अपॉन l/2। तो x इक्वल टू क्या है, l/2√3। इसको उठा के यहाँ डाल देंगे हम, तो आंसर आ जाएंगे 3। आई थिंक अभी आंसर मिल जाएंगे। समझ में आया? चल डन। डीपीपी का क्वेश्चन चल रहा है। ये फटाफट फोटो ले लो। कौन सा क्वेश्चन था ये, 11 एग्जांपल 11 डीपीपी का क्वेश्चन 7 और 6 भी। चले 6 और 7 देखेंगे। रीड करो और एक शीट में ग्रुप पे भेज रहा हूँ। इन केस किसी का वो डाउट नहीं है तो वो सॉल्व करे जब तक बैठ। इन केस अगर आपका 6 वाला डाउट नहीं है तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज पर यू गाइस आज चैंपियन, तो आपको लगे कि हमारा वक्त जो है 1 सेकंड में बर्बाद ना हो, तो भेजा है आप उसका स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट। पर मेरे हिसाब से तो सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी 6 वाला देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ l परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अभी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है किसके अबाउट, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है उसके अबाउट। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। रब करो। आई थिंक 6 वाला हमारा इजी है एकदम। ये रहा सेंटर ऑफ मास। आपको डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, सेंटर ऑफ रॉड से निकालना है। तो ये इसके अबाउट ये रहा ICM। 2 मिनट अगर शांति से बैठोगे तो जल्दी हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ये x डिस्टेंस पे है, हमें नहीं पता कौन सी डिस्टेंस है, लेकिन ये x डिस्टेंस पे मान ली। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो I इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, ICM प्लस mh²। I दिया हुआ है ml²/10। इसका क्या है ml²/12। m इंटू h की वैल्यू क्या आया, x। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। क्लियर? 6th वाला क्लियर है जिसको डाउट था। अब 7th वाला देखो। 2 रिंग दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस r दिया हुआ है। प्लेस विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंटर एट द कॉमन पॉइंट। सेंटर कहाँ रहने वाला है, उसके कॉमन पॉइंट पे रहेगा।
the radius of gyration of the system about the axis passing through the center and perpendicular to the one of the ring. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 7 रामायण पढ़ ली हो आप? पूछ रहा है कि कौन सी बुक? चलिए, दो रिंग दिया हुआ है, दोनों का मास सेम है, रेडियस भी सेम है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जो उनका कॉमन पॉइंट है वो उनका क्या है? सेंटर है। अब हमें सिस्टम का रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना है, जिसमें से एक्सिस जो है सेंटर से पास हो रहा है और किसी एक रिंग के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बरोबर है, ऐसा ही कुछ बनेगा डायग्राम, सही है यहाँ तक? अब उसमें ये कॉमन पॉइंट जो है वो उनका सेंटर हो गया है और एक्सिस जो है मान लेते ये एक्सिस है। अगर मैं इसको एक्सिस बनाता हूँ तो शायद ये एक प्लेन के क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। ये ऐसे बना हुआ है। बरोबर? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब निकालिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई थिंक एक में तो डायमीटर के अलोंग जा रहा है, दूसरे में प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो I1 प्लस I2 किया, एक में डायमीटर के अलोंग है और दूसरे में प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 2, दैट इज 3/2 mr स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? और उसको किसके इक्वल करते हैं हम? m k स्क्वायर। तो k का वैल्यू क्या होगा? 2m इंटू के स्क्वायर। बिल्कुल, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? 2m। हमारा किसी भी शेप के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। और मास यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2m और 2m इंटू के स्क्वायर हो गया। तो k का वैल्यू आपको यहाँ से आराम से 3/4 r स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, डन। और कुछ नहीं? चलिए, अभी वो जो शीट भेजा है उस पे आइए फटाफट। और आई थिंक उसमें से पहला और दूसरा वाला सब आप कर पाएंगे आराम से, सिर्फ ये वेरिएबल वाला है। आंसर मेरे पास किसी का नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। कितना है? 14/9 बहुत सारे वेरिएबल, 14/9 बहुत सारे वेरिएबल नहीं आएंगे। आर, कैपिटल आर, एम और उसके टर्म में आएंगे। कैपिटल एम और कैपिटल आर के टर्म में आएगा। अब आएगा वेरिएबल का अर्थ कैपिटल है, मास। करो मेरे को लगा यार चैंपियन हो लेकिन नहीं हो। करो पहला क्वेश्चन, करो फटाफट। और भाई इसका प्रिंट आउट लेके आना है, ठीक है ना? मैंने कोशिश किया है कि 19 क्वेश्चन जो है इसके निकाले, 19 क्वेश्चन मैंने इसके निकाले जो हमारे ठीक ठाक हो सकते हैं। उसमें से अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे मेंस के पेपर में आ गया, तभी सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा था। और मेंस का पेपर अगर आपने देखा हो बहुत ही घटिया था मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी। जो अभी तक हमने चैप्टर वर्क का क्वेश्चन कौन सा है? फोर्स वेक्टर दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, डॉट प्रोडक्ट करके वर्क निकाला, ये था वर्क का क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन आया है? एक बड़े डिस्क में से छोटा डिस्क कट करके निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से कौन सा क्वेश्चन आया है?
ये देखो ये शीट के अंदर ही आपको 7th वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये 7th वाला क्वेश्चन, वही बड़े डिस्क में से एक छोटा डिस्क कट करके निकालो, वो वाला। मतलब सिंपल जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहते हैं जो हर टीचर के नोट्स में या हर मॉड्यूल में रहते हैं, वो वाले ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उठ के क्वेश्चन नहीं आए। चलिए 1 मिनट का टाइम है, 1 ही मिनट का टाइम है, पढ़ो और खुद से ट्राई करो। बेटा जोड़े में ही जाएगा, किसके साथ जाने वाला है एग्जाम में? तो खुद इसके साथ जाना हो तो बोल, पहले शादी करवानी पड़ेगी। हाथ तोड़वाना पड़ेगा। अरे एक साथ नहीं ना रो कुछ नहीं आएगा। आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ एम और कैपिटल आर, कैपिटल एम और कैपिटल आर की टर्म में आंसर चाहिए, ऐसा ऑप्शन दिया। फाइनल आंसर आएगा आपका 44/105 mr²। हाँ जी, चैतन्य द रॉकस्टार। छोड़ रहा था तुम्हारे भरोसे यार, तुम ऐसा मत करो, एक तो करके बताओ कोई तो, और हो जाएगा। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम कहाँ अटक रहे मैं बता देता हूँ। तुम लोग उसको ये सोचो कि उसको मास की टर्म में लेके आना है, तो डीएम को इंटीग्रेट करके मास का टर्म मिलेगा, और वो मास का टर्म वहां पे जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया वहां फिट करने की कोशिश करो। समझा? अभी हिंट दे दिया है मैंने पूरा। और प्रिंट आउट लेकर आएंगे अगले लेक्चर में इसका। फोन अलाउ नहीं है, इसलिए प्रिंट आउट आपको लेकर आना है। आज के लेक्चर में कभी अलाउ किया है ना? इतना तो मैं समझदार हूँ, मैं खुद ही भेज रहा हूँ अभी, और कहाँ से प्रिंट आउट। चलिए 44/105। पहली बात, सॉलिड स्फीयर के लिए हमें एलिमेंट कौन सा लेना चाहिए? होलो स्फीयर ले ले, ठीक है। आप होलो स्फीयर लेके भी कर सकते हो, आप टेस्ट लेके भी कर सकते हो, है ना, पर होलो स्फीयर ज्यादा इजी और कन्वीनियंट रहता है। तो अभी आपके पास में I इज इक्वल टू क्या आया? अभी मैं वो बहुचक की तरह सेम स्टेप्स को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम सॉल्व, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आ गया यहाँ पे, एलिमेंट लिया, क्या लिया वो भी हम सब सीख गए। 2/3 dm into r², बरोबर, यहाँ तक क्लियर है। dm मिल जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा। तो डीएम के लिए हमें बॉडी को देखना पड़ेगा, बॉडी कौन सी है? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट के लिए डेंसिटी कौन सा लेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये लिया हमने, दैट इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीवी। लेकिन इसको हम टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है? नॉन यूनिफॉर्म।
कैसे पता लगा नॉन यूनिफॉर्म है, डेंसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं, तो यहाँ पर डेंसिटी जो भी दिया वो रखेंगे रो नॉट 1 प्लस स्मॉल आर से कैपिटल आर डीएम अपॉन डीवी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीवी क्या होगा हमारे पास सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, ये पता है ना तुमको, डीए निकालना होता है तो पेरीमीटर इनटू थिकनेस, डीवी निकालना होता है तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, और यहाँ से मजे से डीवी मिला मुझे एक काम करो यार, इसको इंटीग्रेट करके टोटल मास भी यही निकाल दो, ठीक है, यहाँ से टोटल मास भी निकाल देते रफ्तार में, इसको इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट करके टोटल मास आया, रो नॉट कांस्टेंट बाहर निकला, 4 पाई भी कांस्टेंट, 4 पाई रो नॉट तो बाहर निकल गया है, आर स्क्वायर इधर आएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाय 3 प्लस 1 बाय आर टू दी पावर 3, तो आर टू दी पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 से लेकर r तक, 4 पाई आर नॉट, इधर आया आर क्यूब बाय 3 प्लस आर क्यूब बाय 4, दैट इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट अपॉन 12, 7 बाय 12 4 पाई आर क्यूब इंटू रो नॉट। ये क्लियर हो गया मास का फंडा। अब मास तो मिल गया हमारे को, अब क्या करो, वो वाला जो हमारे पास में दिया हुआ है उसमें आप इंटीग्रेट करना शुरू करो, 0 से लेकर r, 2/3 को बाहर निकाला, r स्क्वायर को यहाँ रखा, dm को यहाँ से चिपकाया हमने, कितना है dm, रो नॉट 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr, सही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो दैट I इज इक्वल टू 2/3 इंटू रो नॉट 4 पाई। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसको वापस से हम इंटीग्रेट करते हैं, एक r भी बचता है, तो ये आएगा, इसको सॉल्व कराएंगे तो ये आ गया रो नॉट, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो r टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, r टू दी पावर 5 अपॉन 5, सही लिख रहा हूँ मैं, और इधर 1 बाय r टू दी पावर 6 अपॉन 6, लिमिट 0 से लेकर r तक, क्या आया इंटीग्रेट करके सॉल्व, 2/3 रो नॉट 4 पाई, यहाँ पे आएगा r टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस कैपिटल R टू दी पावर 5 अपॉन 6, एलसीएम लो, देखो कितना आ रहा है, 11/30, ठीक है। अभी यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देखो क्या करो, ये 4 पाई r क्यूब रो नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 12m/7 लिख सकता हूँ क्या मैं, तो ये यहाँ से उठा के यहाँ चिपका दो, तो दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 11/30, r स्क्वायर अलग से बचा उसको निकाल दिया सेपरेटली और लिख दिया 12m/7, सही है यहाँ तक क्लियर। अब क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 3 से ये कैंसिल आउट होकर ऊपर 4 बच जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 11 इंटू 4 अपॉन 30 इंटू 7 mr स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट हुआ है 15, तो 44 अपॉन 15 इंटू 15 7 जा कितना होता है 10, ठीक है। अरे हाँ या ना, क्लियर हुआ, समझा कि नहीं समझा है। अब आपने आंसर किसमें निकाल के छोड़ दिया था, सिग्मा नॉट के टर्म में, लेकिन आप ये सोचो कि ऑप्शन अगर टोटल मास की टर्म में है तो डीएम से टोटल मास निकाल दो,
वहां से वो सिग्मा नॉट 4 पाई ये टर्म को आप मास की टर्म में रिप्लेस कर दो, ठीक है। अभी सेकेंड वाला तो आई थिंक अभी आप लोग कर पाएंगे, और थर्ड वाला करके देखो। और थर्ड वाले टाइप का शायद आपने क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने निकाला था वहां आपने कुछ और निकाला था। थर्ड वाली, यस। अरे हवा लगी कि नहीं लगी? बेटा ध्यान ले लेंगे, तेरे साथ नहीं हो जाएगा जो भी बात कर रहा है। तूने बोला है, कौन बोल रहा है? कोई अभी अगला थर्ड वाला क्वेश्चन। बताओ कैसे करना है, कोई मुझे हिंट देगा? सर एक क्या जरूर है ग्रेविटेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्टार्टिंग का है, उसके बाद वाला तो चलो कोन जैसा शेप होता है, उसमें आप बीच में कोई भी एलिमेंट का डायमीटर निकालते हो। ये कभी याद है आपने? कोन का शेप है, बीच में एलिमेंट का डायमीटर निकालना हो तो b2 - b1 अपॉन वो लेंथ टोटल इनटू x प्लस इनिशियल डायमीटर, ऐसा जो लिखते हो। यहाँ देखो आपके पास में वो जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट दिया नहीं, वो वेरिएशन फाइंड करना है। तो एक बढ़िया तरीके से नोट बना के लिखना भी आगे जाके, ठीक है? नोट बना के उसको ध्यान रखना उस वैरायटी को। जैसे ये थिनर सेक्शन है, यहाँ से हम कहाँ पहुंच रहे हैं?
ऐसा ही कुछ बोला है उन्होंने हाँ कि आप धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, वो तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ये कुछ बोला है ना। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड whose linear density changes from lambda to n lambda from the thinner end to the thicker end. The rod of the mass of rod is equal to the capital M capital L, or consider the axis of rotation perpendicular to the rod and passing through the thinner end. Express your answer in terms of M L और ईटा के टर्म में जो है आप आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ये रही रॉड हमारे पास, ये थिनर एंड है, मतलब यहाँ आपका लीनियर डेंसिटी सबसे कम है, यहाँ आपका लीनियर डेंसिटी सबसे ज्यादा है n लैम्डा। क्लियर है? अब आपका एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, तो यार दर्द की बात ये है कि हमारा जो लैम्डा है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अब बीच में सचा नेहरू क्या चल रहा है? वेदांत कुछ बताना चाहता है? मुझे भी बताना है क्या चल रहा है। तुम चेतन जी को एक्सप्लेन करना है, चेतन क्या चल रहा है? कुछ बताना, आराम से खुल के बताओ ना, बोलो क्या दिक्कत है, ऐसे कुछ हुआ दिमाग में आया तो अच्छी बात है। आपस में एक दूसरे को मत पढ़ाया, ये इस बार आर्यन को भी गुस्सा आता है कि यार मुझे तो पूछा ही नहीं जा रहा है। अरे आर्यन कैसा हुआ पेपर दिया? अच्छा हुआ। कुछ कौन सा शिफ्ट है? शिफ्ट कौन सा था? कल का ही था? कल का फर्स्ट शिफ्ट, लेकिन कल का फर्स्ट शिफ्ट सबसे टफ है ऐसा बच्चे बोले, पर बाकी पेपर तो इजी था। अभी तक 4 पेपर हुए, उसमें कल का जो मॉर्निंग शिफ्ट है बहुत टफ है, कल का इवनिंग शिफ्ट वाला तो बहुत इजी पेपर। जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जिसमें 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अच्छा, और उसमें कैम में में 40 है क्या, मैथ्स में भी 12-13, टोटल 34। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ते हो अच्छे से? अंकित सर ने आई थिंक बताया होगा आपको भाई, वो एक मतलब सोचो वो एक कौन सी टेबल में पीछे जाके एक लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़ो, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल कर बाकी एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो होगी। ये एक्स डिस्टेंस पे है, आपने ये एलिमेंट लिया हमने। अब यार ये एलिमेंट जो है इसका मास नो डाउट डीएम है, लेकिन इस पॉइंट पे इस क्योंकि यहाँ तो डेंसिटी हर जगह पे चेंज हो रही है और आपको रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई? तो उस केस में रिलेशन कैसे बनाया जाता है? दैट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एलिमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम कुछ नेमिंग दे देते हैं लैम्डा आर, दैट इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू हमें निकालना है ना इस पॉइंट पे, एलिमेंट का जो है कितना आएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से निकालेंगे जो फाइनल पॉइंट का जो डेंसिटी है दैट इज, इस तरह से लिखते हैं लैम्डा ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस लैम्डा ऑफ इनिशियल पॉइंट अपॉन टोटल लेंथ इनटू एक्स, यहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट का आप देख रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस प्लस क्या आ जाता है इनिशियल ऑफ लैम्डा, इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर हो गया है? ये ऐसा ही आप फॉर्मूला लगाते हो, कोन वाला जो केस करते हैं ना हम लोग, उसमें अगर आपको एलिमेंट बीच में लेते हो तो उसका अगर आपको डायमीटर या रेडियस निकालना हो तो सेम वे में उसमें भी किया जाता है कि डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन टोटल लेंथ इनटू एक्स और प्लस ऑफ इनिशियल डायमीटर, सेम इसी तरह से उसका भी किया जाता है। ठीक है ना, कोन वाले केस में। क्लियर? तो ये वाला आपने सुना है? ये अभी समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला है कि ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है। तो जब भी आपको रॉड के अंदर आपके पास में लीनियर वेरिएशन दिया हो, एक्चुअली में ये ग्राफ से आता है, एन से कहाँ तक जा रहे हो आप? एन से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? एन लैम्डा तक जा रहे हैं। लीनियर डेंसिटी का वेरिएशन दिया है, ये इस तरह से हमारे पास में ये इक्वेशन बन गया। वो y इक्वल टू mx प्लस c वाला जो इक्वेशन हो रहा है हमारे, उस तरह से हमने इसको निकाला है। क्लियर? कि हमने किसके बीच में ग्राफ बनाया? लैम्डा और एल के एक्स के बीच में। ठीक है, तो लैम्डा और एक्स के बीच में आप ग्राफ बनाओगे तो वो क्या मिल रहा है हमारे को? दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, बराबर। तो इनिशियली में क्या था आपके पास में? इनिशियली में यहाँ से चालू हुआ है, तो इनिशियली में आपके पास में कितना था? x इक्वल टू 0 है, तो कितना है डेंसिटी? लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में स्लोप निकालना पड़ेगा, लीनियर वेरिएशन है,
तो स्लोप क्या होगा आपके पास में x2 माइनस x मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कितना हो गया लेंथ टोटल, और ये आ गया x और ये आ जाएगा। समझ में आया? तो ये किस तरह से ग्राफ बनाया, समझ में आया? n से क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी चेंजेस फ्रॉम n टू n लैम्बडा दिया हुआ है, और फ्रॉम द थिनर एंड टू द थिकर एंड। लीनियर डेंसिटी चेंजेस लीनियरली, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है? हाँ, वो और डायरेक्टली अगर हमें बोले तो ज्यादा बेटर रहता है, बट अगर नहीं बोला है तो फिर हमारे पास में ऑप्शन क्या, सॉल्व तो करना ही क्वेश्चन को। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि उनको ये एक लाइन और दे देते हैं तो वो हमारे दिमाग में हम क्लियर है कि हमें किस वे में जाना है। ठीक है, तो अगर नहीं दिया है तो फिर आप क्या मान के चलोगे, लीनियर वेरिएशन ही मान के करना पड़ेगा। क्लियर कि भाई हमारा जो है लीनियर डेंसिटी जो है, जो लेंथ के अलोंग डेंसिटी है, वो कैसे जा रहा है हमारे पास में वैसे। तो क्वेश्चन में एक्चुअली में जो है ये वर्ड यूज होना चाहिए कि वो लीनियर वेरिएशन आ रहा है। कोई कंफ्यूजन? अभी समझ चुके हैं कहां से आया? चाहे तो इसको आप ग्राफ के फॉर्मेट में करना है, जिस तरह से कर लो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, यहाँ हमारे को बोला हुआ है कि स्टार्टिंग हो रहा है कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे कितना है, लैम्बडा है। ठीक है, अब लैम्बडा r लिख देता हूँ उसको मैं। लैम्बडा r मतलब क्या हो जाएगा, वो उसके बारे में लीनियर डेंसिटी के बारे में बात करें, या लैम्बडा l लिख दिया। जिस भी पॉइंट x पॉइंट पे कितना लैम्बडा होगा। ठीक है, अब यहाँ आप इस तरह से लिख दो कि लैम्बडा x इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते जा रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे यहाँ से x इक्वल टू l पे यहाँ है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई हमारे पास। क्लियर? अब आपको इसकी इक्वेशन लिखना है, तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, y वाला कंपोनेंट क्या है, लैम्बडा x। स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1। y2 क्या है तेरे पास में, n लैम्बडा माइनस लैम्बडा अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है तेरा, l माइनस 0 इंटू x प्लस y इंटरसेप्ट क्या हो गया तेरा, लैम्बडा। ये आई होप अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा अभी ये। तो अब आपके पास में लैम्बडा x आ गया, x पॉइंट पे जो है कितना हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी वो आ चुका है, दैट इज लैम्बडा कॉमन निकल गया है, l को भी कॉमन निकाल दिया है, n माइनस 1 इंटू x प्लस लैम्बडा। अभी क्या करो, इसके अंदर रॉड है, ये तो रॉड में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सिंपल है, और यहाँ पे I इज इक्वल टू पॉइंट मास एलिमेंट लेते हैं, पॉइंट मास एलिमेंट में क्या होगा, x स्क्वायर इंटू dm। यहाँ लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक का, तो लिमिट लगेगा 0 से l का। कोई कंफ्यूजन? अब इस लैम्बडा x को हम क्या लिख सकते हैं, dm बाय dx। कोई कंफ्यूजन? यहाँ से हमें dm का वैल्यू क्या मिलेगा, लैम्बडा x इंटू dx। ठीक है, अब लैम्बडा का वैल्यू दिया है मैंने, क्या है, दैट इज लैम्बडा बाय l n माइनस 1 इंटू x प्लस लैम्बडा इंटू dx। ठीक है, अब इसको आप क्या कर दो, पूरा इंटीग्रेट करो, और वहां से dm का वैल्यू मिलेगा, मास का वैल्यू मिलेगा, 0 टू l x स्क्वायर लैम्बडा बाय l n माइनस 1x प्लस लैम्बडा इंटू dx। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। उसको जब हमने सॉल्व किया तो लैम्बडा बाय l इंटू एक्स माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x इंटू एक्स स्क्वायर का x क्यूब का आएगा x पावर 4/4 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स क्यूब बाय 3। सही है, 0 से l तक का लिमिट लगाओ, लैम्बडा बाय l n माइनस 1 l टू दी पावर 4/4 प्लस
L to the power 3/3। ठीक है, एक L से एक L कैंसिल होकर क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। दैट I इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू कितना आ रहा है यहाँ पे L क्यूब कॉमन बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना n-1/4 प्लस 1/3। ठीक है, अब लैम्ब्डा L क्यूब को हमें रिप्लेस करना है मास से। किससे रिप्लेस करना है? मास से। वो कैसे रिप्लेस कर पाओगे? ये जो TM दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट करो 0 से m, लिमिट लगेगी 0 से L, सेम वही लैम्ब्डा बाय L n-1 x प्लस लैम्ब्डा और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लैम्ब्डा बाय L n-1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस लैम्ब्डा x 0 to L। लैम्ब्डा L आ गया, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे n-1/2 प्लस 1। ठीक है, तो लैम्ब्डा L का वैल्यू वहां पे पुट कर दो और फिर वहां से और सिंप्लीफाई करो, n में आंसर आ जाएगा। लैम्ब्डा L को हम क्या लिख सकते हैं? m अपॉन एलसीएम लो कितना है n-1 प्लस 2, तो n+1/2, तो 2m गया। ठीक है, उसको I में पुट करो, पुट इन 1। कितना आया फाइनल आंसर? ml square 3n plus 1 m ml square into 3n plus 1 upon ml स्क्वायर फिर 3n plus 1 upon 3n plus 1/12। ठीक है, जो ये नहीं थोड़ा अलग आ रहा है। upon 6n plus 7। हाँ, ठीक है, क्लियर। अभी इसको सिंप्लीफाई हम कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एलसीएम लिया 12, 3n माइनस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? लैम्ब्डा इंटू L क्यूब 3n प्लस 1/12। आई थिंक अब तो इजी है। ठीक है, लैम्ब्डा L को यहाँ से ये पुट कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हो गया है ये। तो फोर्थ वाला हाँ लिखो आराम से, जहाँ समझ में नहीं आ रहा पूछ लो। इसका लिख के हो गया, फोर्थ वाला करो। अरे समझा क्या किया है? बीच में कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ा, वो चलेगा। कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना भाई, मन में नहीं रखना है। इधर ये स्टेप कैसे आया, ये कैसे कैलकुलेट करके लिख दिया, पूछ लो। आप सॉल्व कर रहे हो तो रफ मत करना, डायरेक्ट स्टेप मत लिख के जाना, खुद कैलकुलेट करके सॉल्व करके लिखना। हो गया लिखिए, फोर्थ वाला भी हो गया। जोड़े में बोलना वो नहीं
विदाउट लिया ना सर। अगर हाफ सिलेंडर लिखा है तो फॉलो मानने का भी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सिंपल है, अगर मैं पूछूं आपके पास दिमाग है, आप बराबर मानोगे या खाली? तो अगर सभी सिलेंडर बोला है तो क्या मानने का? अगर स्फीयर बोलेगा तो सिर्फ स्फीयर बोला है तो क्या मानने का? जब तक होलो वर्ड यूज ना करे उसको क्या मानो? यार जैसे आप बोलते हो हमारे पास दिमाग है, हमने आपने बोला तो हमने क्या माना? बराबर। बाद में पता चला खाली था, लेकिन हो गया होगा अब तक? कितना आंसर आ रहा है? गलत है, गलत है। चलो गलत है, गलत है। गलत समझ रहा हूँ तुम कैसे कर रहे हो पाई नमाज। और कौन सा कैसे किया बेटा? डायरेक्ट 5 आया, बताओ कैसे किया? हाँ, I equal to ICM में समझ। फिर बेटा वो ICM है क्या, वो जहाँ से पास हो जाएगा? तुम्हारा वो होलो, ये क्या है? ये हाफ सिलेंडर है, वो पूरा सिलेंडर नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास और पूरे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? जल्दबाजी मत करो, सोचो। पहले आपने इसको सेंटर ऑफ मास माना, जब रियलाइज हुआ कि ये नहीं है, बेटा थ्योरम हो जाएगी बेटा। उसमें क्या बोला? I equal to ICM plus MH square। उसमें ICM जो है, जो शेप आप बात कर रहे हो, उस शेप का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पहले कुछ और शेप बना दिया और फिर ऐसा। चले एक मिनट लगाना है तो भारी दिमाग लगाओ, जैसा ही कुछ सोचना है। चलिए बताऊं मैं? गिव अप हो गया? हिंट देने के बाद में भी गिव अप हो गया है। चलो
किया ना मैंने। जो सॉलिड सिलेंडर है उसका सेंटर ऑफ मास की बात नहीं चल रही है फॉर्मूले में, हाफ सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास। तो वही लगाओ ना मेरी बात। अभी देखिए भाई तुम्हारा दोनों को साथ में जाना एग्जाम तो अलग लेवल पे चल रहा है। अरुण के घर पे बात करो कि चैतन्य को एक मिल गया है शादी। हाँ वो शादी वादी करवा देते। हर दम हर पल वो हर सॉल्विंग में बात कर रहा है उससे। उसके भाई की भी नहीं, उसके भाई की भी कहाँ होगी, उसका भाई अभी कहाँ, चलो वो भी कॉलेज में, उसने भी नहीं ढूंढी अभी तक। हर बार पूछ रहा हूँ मैं उसको कि भाई मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली। चलिए चलो गिव अप। अब सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा, आजू बाजू एक दूसरे को समझाने में नहीं। सबसे पहला हिंट जो मैंने आपको दिया है वो हिंट क्या है बताओ? सेंटर ऑफ मास हमारे को किसका चाहिए? सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे कितनी होगी भाई? ये तो सॉलिड हमने माना है, तो सॉलिड डिस्क जैसा हो गया हमारे पास। तो दैट इज ये डिस्टेंस जो है ये होगी 4r/3 बरोबर। फिर याद होगा मैंने एक नोट लिखवाया था कि जो डिस्क है डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। डिस्क में ये ऊपर डिस्क जैसे ही पार्ट होना है उसमें ये जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो सिलेंडर के अंदर से पास हो रहा है। तो एज पर डिस्क देखा जाए तो या एज पर सिलेंडर देखा जाए तो सिलेंडर के सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होगा, mr²/2 बरोबर है। यहाँ पे चाहे हाफ हो चाहे फुल हो, हाफ हो तो वो मास हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर मास हमें किसका दिया है? हाफ सिलेंडर का ही दिया है। तो अभी इसको हाफ नहीं करेंगे, वो जो हाफ सिलेंडर का मास इंटू r²/2। अब आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच नहीं सकते, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम पहुंचना है तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। और वो तो इक्वेशन है क्या है? I = ICM + mh²।